हेलो, नमस्ते। आज हम सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका को जानेंगे। रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि बालक या व्यक्ति के सीखने में कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अधिगम प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति जीवन के सामाजिक, प्राकृतिक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभिप्रेरणा द्वारा ही वह सफलता प्राप्त करता है। एक बालक या व्यक्ति अपने समाज में, अपने परिवार में, विद्यालय में, सभी स्थानों पर अभिप्रेरणा के द्वारा ही सीखता है। वह किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करते देखता है, फिर उसमें भी उस ऊर्जा का संचार होता है और वह उस कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है लक्ष्य और उद्देश्य। सीखने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित कर देने चाहिए। इसके लिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को विद्यालय में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं करवाकर छात्रों में लक्ष्य और उद्देश्य जैसी भावना का विकास कर सकता है। वो समय समय पर कार्यक्रम करवावे। जैसे हमारा विवेकानंद जयंती होती है, वो भी कैरियर डे के रूप में ही मनाई जाती है। तो एक शिक्षक को चाहिए कि विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करे, जिससे छात्र उसको देखकर अपने जीवन का कुछ लक्ष्य निर्धारित करे। इन कार्यक्रमों के द्वारा स्वयं छात्र को भी अपनी योग्यताओं का ज्ञान होता है, शिक्षक को भी अपने छात्रों का ज्ञान होता है कि उसका छात्र किस कार्य को करने के लिए अधिक कुशल है। तो लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करके भी छात्र अभिप्रेरित हो सकता है। छात्र जीवन में, अपने समाज में, घर में देखता है और उसे भी उस कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले व्यक्ति को सीखने के लिए उसको अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा। फिर है कौशल की उपयोगिता। एक छात्र को, एक व्यक्ति को सबसे पहले अपने कौशल का भी ज्ञान होना चाहिए कि वह कौन से कौशल में वह निपुण है। तो उसको उस कौशल की पहचान कर ही उसे आगे बढ़ना चाहिए। किसी विषय अथवा कौशल का जीवन में उपयोगिता के साथ किसी दिन पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा सिखाए जाने वाले कौशल के उद्देश्य एवं लक्ष्य को स्पष्ट अवश्य करना चाहिए। एक शिक्षक उसको जो भी सिखा रहा है, जो भी कौशल बता रहा है, तो उस कौशल का उपयोग बताना अवश्य चाहिए कि ये कौशल उसके जीवन में कहाँ काम आएगा। तो इसको देखकर भी छात्र सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। फिर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। एक व्यक्ति में बहुत सारी आवश्यकता होती है। मेस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। एक व्यक्ति को सबसे पहले अपने शारीरिक आवश्यकता होती है, उसके अंदर भूख, प्यास, काम आदि भावनाएं होती है। वह उन्हें शांत करना चाहता है और भूख, प्यास और काम ऐसी भावनाओं को शांत करने के लिए, जैसे भूख को शांत करने के लिए अब उसे
किसी कार्य की तलाश होगी, और कार्य की तलाश कैसे करेगी? सबसे पहले वो अपनी रुचि को जानेगा, अपने कौशल को जानेगा कि मुझे इस कार्य में रुचि है, मैं इस कार्य को करने में अधिक कुशल हूँ, तो वो कोई न कोई रोजगार की अवश्य तलाश करेगा, उस कार्य को अवश्य तलाश करेगा, और उसके लिए वह अभिप्रेरित होगा। तो सीखने के लिए सबसे पहले होती है आवश्यकता। तो आवश्यकता में हमने देख लिया, शारीरिक आवश्यकता सबसे मस्ट होती है, सबसे फर्स्ट व्यक्ति को होती शारीरिक आवश्यकता, भूख प्यास काम जैसी भावनाएं। फिर उसमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसके बाद फिर उसको समाज की आवश्यकता होती है कि उसको कोई समाज में लोग जाने पहचाने, उसको प्यार करें। फिर होती है उसके सम्मान की आवश्यकता होती है कि मुझे भी सम्मान मिले। और अंतिम आवश्यकता होती है आत्म अनुभूति की, आत्म सौंदर्य की, कि व्यक्ति को अपनी पहचान। तो वो इन आवश्यकताओं के आधार पर ही वो कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। फिर आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन मिलना एक बालक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से ही बालक को कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है, उसके स्पष्ट उद्देश्य होते हैं और इसके द्वारा उसे प्रोत्साहन मिलता है। और सेल्फ मोटिवेशन एक तरह से आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। सेल्फ मोटिवेशन से ही बालक या व्यक्ति कार्य को अधिक सही ढंग से कर सकता है। तो सीखने के लिए सबसे पहले एक सेल्फ मोटिवेशन होना ज़रूरी होता है एक व्यक्ति और बालक में। हम किसी भी बालक को कोई भी कार्य ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। अगर वो उस कार्य को करने के लिए स्वयं ही उत्सुक है, तभी वह उस कार्य को अंजाम दे पाएगा। तो सीखने के लिए एक आत्म अभिप्रेरणा होनी बहुत आवश्यक होती है। फिर बालकों के व्यक्तित्व को पहचानना। सीखने के लिए सबसे पहले हमें बालक की पर्सनैलिटी को भी जानना चाहिए कि बालक का पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। छात्र अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। अगर अंतर्मुखी है तो उसको कौन सा कार्य दिया जाए, बहिर्मुखी है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसको छात्र के व्यक्तित्व को पहचानना भी ज़रूरी होता है। छात्र कक्षा में समायोजित हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, परिवार में समायोजित हो पा रहा है नहीं हो रहा है। तो बालक की व्यक्तित्व को जानकर ही उसे कुछ हम कार्य वगैरह दे सकते हैं और उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर अभिप्रेरणा से ध्यान, रुचि और उत्साह पैदा करना। हम बालक को विभिन्न जगह, विभिन्न स्थानों पर कार्य करवाकर हम उसे रुचि और उसमें उत्साह पैदा कर सकते हैं। हम विभिन्न तरह के कार्यक्रम करा सकते हैं, प्रतियोगिताएं करा सकते हैं। इस तरह हम बालक में ध्यान और रुचि पैदा कर सकते हैं। हम उसे भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण आदि के बारे में भी बता सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले छात्र में उसकी रुचि पैदा करनी पड़ेगी और उसको उत्साह पैदा करना पड़ेगा, उस कार्य की उपयोगिता बतानी पड़ेगी, तभी जाकर उस छात्र में उस कार्य को करने के लिए वह अभिप्रेरित होगा। फिर अभिप्रेरणा में दृष्टिकोण का महत्व। अब हम एक बालक को कुछ कार्य दे रहे हैं तो अब उसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना भी एक शिक्षक का कार्य होता है कि वो जो भी उसको कार्य दे रहा है, पाठ योजना पढ़ा रहा है, तो उसके प्रति छात्र के क्या दृष्टिकोण है उसको जानना, और अगर नहीं है तो उसमें एक पॉजिटिव दृष्टिकोण विकसित करना भी एक टीचर का कार्य होता है। फिर वातावरण,
वातावरण का अभिप्रेरणा में बहुत योगदान होता है। जिसको जैसा वातावरण मिलता है बालक उसको कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अगर बालक को अच्छा वातावरण मिला है तो वह उस कार्य को अच्छा करेगा। अगर मान लो कक्षा में पढ़ रहा है, उसकी भौतिक व्यवस्था सही नहीं है तो छात्र का अधिगम में उसे बाधा हो सकती है। तो जैसा बालक को जैसा वातावरण मिलता है वो वैसा ही कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अगर अच्छा वातावरण मिला है तो बालक अच्छा बनेगा, और अच्छा वातावरण नहीं मिला है तो अपना मार्ग भी भटक सकता है। हमने वातावरण के बारे में वॉटसन वगैरह मनोवैज्ञानिक को क्या भी अध्ययन किया है। उनके अनुसार भी अगर बालक को जैसा वातावरण मिलता है वो वैसा ही बनता है। अगर उसे अच्छा वातावरण मिला है तो वह अच्छा बनेगा, और वातावरण अच्छा नहीं मिला है तो वह चोर लुटेरा कुछ भी बन सकता है। तो वातावरण का ही सीखने में बहुत भूमिका होती है। फिर है सीखने की इच्छा। अगर बालक में किसी कार्य को करने की इच्छा है तभी वह उस कार्य को सही ढंग से कर सकेगा। अगर उस कार्य में उसकी इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो उस कार्य को नहीं कर सकेगा। तो एक शिक्षक को प्रभावशाली अधिगम बनाने के लिए एक छात्रों की जिज्ञासा और इच्छा को भी जानना चाहिए। वो कौन से कार्यों में दक्ष है उसको भी जानना चाहिए, और उसकी एक जिज्ञासा विकसित करनी चाहिए। फिर प्रशंसा एवं निंदा। हम छात्रों की प्रशंसा एवं निंदा करके भी उसको सीखने के लिए हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगर किसी छात्र ने कक्षा में कोई कार्य अच्छा किया है तो हम उसे अच्छा पृष्ठ पोषण दें, गुड, वेरी गुड ऐसे देकर हम उसे प्रशंसा करके भी हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। और निंदा मतलब उसकी कमी बताकर भी हम छात्रों को अभिप्रेरित कर सकते हैं कि आप में ये कमी है। तो प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा भी हम छात्रों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एवं पनिशमेंट। हम छात्रों को पुरस्कार एवं दंड देकर भी सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगर छात्र ने कोई कार्य अच्छा है तो पुरस्कार देंगे तो उसमें वह आत्मसम्मान की भावना का विकास होगा और उस कार्य को और अधिक अच्छा करने के लिए वह प्रयास करेगा। तो इस तरह हम पुरस्कार देकर भी छात्र को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। और दूसरा है दंड, मतलब हम छात्र को कोई छोटी मोटी सज़ा देकर भी हम उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी छात्र ने किसी की पेंसिल चुरा ली है, या होमवर्क करके नहीं आया है, या याद करके नहीं आया है, तो हम उसे क्लास के बाहर खड़ा कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स को बुला सकते हैं। तो इस प्रकार उसको हम पनिशमेंट देकर भी छात्र को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर है प्रतियोगिताएं। सबसे मेन है प्रतियोगिताएं। प्रतियोगिताएं करवा कर ही हम छात्रों को उनको स्वयं की पहचान करा सकते हैं। क्योंकि जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी तो छात्र के अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है न तो छात्र को ज्ञात होगा और न शिक्षक को ज्ञात होगा। तो सहशैक्षिक कार्यक्रम होना विद्यालय में अति आवश्यक है। समय समय पर विद्यालय में प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी चाहिए, चाहे खेलकूद हो, नृत्य हो, संगीत हो, वाद विवाद हो, चित्रकला हो या आशुभाषण जैसी प्रतियोगिताएं हो। समय समय पर एक शिक्षक को इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना चाहिए। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही हमें छात्र की प्रतिभा का ज्ञान होता है, शिक्षक को भी ज्ञात होता है और छात्र को भी अपने स्वयं की पहचान होती है। तो वो इसको इन प्रतियोगिताओं के परिणाम से ही उसमें सीखने की इच्छा जागृत होती है, उसे अपनी पहचान होती है
और वो उसके लिए अभिप्रेरित होता है। एक बालक ने अगर चित्रकला की प्रतियोगिता में भाग लिया है और उसने अच्छी पेंटिंग बनाई है, उसे भी ये ज्ञात नहीं था कि मैं पेंटिंग बना सकता हूँ, तो उसको अपने स्वयं की पहचान हुई कि मुझ में ये कला है कि मैं एक अच्छी चित्रकला या अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ, तो मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और खेलकूद है तो खेलकूद करवा कर भी हम बच्चों की प्रतिभाओं को हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार प्रतियोगिताओं के माध्यम से शिक्षक और छात्र दोनों को ही एक जानने का मौका मिलता है। फिर है सफलता का ज्ञान। बच्चों को अपनी सफलताओं का ज्ञान करवाकर भी हम उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब छात्रों को हम पुनर्बलन देंगे और छात्र अगर सफल हुआ है, मतलब एक अच्छा प्रभाव आया है उसके काम का, तो वह सीखने के लिए और अभिप्रेरित होगा। अगर वो सफल हो गया है तो उसे लगेगा कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मुझे इसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो छात्रों को समय समय पर उनकी सफलताओं का ज्ञान भी उनको करना चाहिए, उनको अच्छा फीडबैक देना चाहिए, जिससे छात्रों को आगे बढ़ने के लिए गति मिल सके। तो सीखने के लिए इन सभी प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है। शिक्षक को अपने छात्र को निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए और विद्यालय में इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन करवाकर एक छात्र को वह सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। धन्यवाद।